हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का सेकंड सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। आज के सेशन में हम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे भारतीय समाज खंड से, एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से और एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। इसी तरीके के 4 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन ये जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका वित्त का जो स्वास्थ्य है वह नगर पालिका शासन यानी कि नगर पालिका गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो ये निर्धारित करेगा कि भारत ने जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो अपने आर्थिक और विकासात्मक वादे वो पूरा कर पाएगा या नहीं, इसकी आपको जांच करना है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका नगर पालिका वित्त से संबंधित, जिसमें आपको यह बताना है कि उसका जो नगर पालिका के शासन से एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसके अलावा इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, उनके जो वित्त के स्रोत क्या क्या हैं, साथ ही साथ उन चुनौतियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके उपाय आपको इसके अंतर्गत सुझाने हैं, जिससे जो 74वें संविधान संशोधन ने जो आर्थिक और विकासात्मक जो वादे किए थे वो पूरे किए जा सके। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, परिचय से। परिचय में हम 74वें संविधान संशोधन का जिक्र कर सकते हैं 1992 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि शहरी स्थानीय निकायों को शासन की सबसे निचली इकाई के रूप में स्थापित किया गया। इसके अलावा इनके वित्तीय सशक्तिकरण से संबंधित जो प्रावधान है वे संविधान में दिए गए हैं, लेकिन राज्यों का जो बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा है, कर आधार के जो विस्तार में जो बाधाएं हैं, इसके अलावा जो संसाधन जुटाने में जो संस्थागत तंत्र का जो कमजोर होना है, जिसके कारण से इन संस्थाओं का वित्तीय सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। इसके सामने अगर हम इनके पहलुओं की बात करें कि इसके जो स्थानीय निकाय हैं, इसके जो वित्त के जो विभिन्न पहलू क्या क्या हैं, कौन कौन से इसके स्रोत हैं जिससे ये अपने कर जुटाता है या अपनी जो वित्त की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो इसमें एक फर्स्ट है कर राजस्व, जिसमें इनको अधिकार है संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, साथ ही साथ जो नगर निकाय से संबंधित जो पुस्तकालय होते हैं उस पर कर, शिक्षा उपकर, साथ ही संपत्ति कर इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गैर कर राजस्व से भी इनकी आय का स्रोत है, जैसे कि नगर पालिका संपत्ति पर इनको किराया मिलता है, शुल्क लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा जल शुल्क और स्वच्छता शुल्क के द्वारा ये अपने गैर कर राजस्व को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा इनको अनुदान भी दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इनको डिवैल्यूएशन यानी कि हस्तांतरण भी किया जाता है। इसके अलावा ये ऋण भी ले सकते हैं राज्य सरकार से या कोई वित्तीय संस्थाओं से इनको ऋण लेने का अधिकार है। इसके अलावा जो मुनि बॉन्ड यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड, ये इसको जारी करके भी अपने ऋण की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें अभी हाल ही में गाजियाबाद एक पहला ऐसा स्थानीय निकाय बना था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया। तो ये हमने बात कर ली कि इनके जो वित्त के क्या क्या स्रोत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनको जो वित्त को प्राप्त करने में इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जो राजस्व के इनके अपने स्रोत काफ़ी कम है और जो कुल राजस्व का लगभग आधे से भी कम है। इसके अलावा जो इनका जो फंड की जो इनको ज़रूरत पूरी होती है वह अंतर सरकारी हस्तांतरण पर इनकी निर्भरता ज़्यादा है। केंद्रीय वित्त की बात करें तो वो वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उसमें विशिष्ट सुधारों के लिए उनको वित्त का हस्तांतरण किया जाता है। इसके अलावा राज्य के द्वारा जो उनको अनुदान दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय कर हैं उसके संग्रह के आधार पर उनको स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं उनमें एक खराब शासन की व्यवस्था है, पुअर गवर्नेंस सिस्टम है, जिसके कारण से इनको जितना वित्त मिलता है उसका वो ठीक तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसके अलावा इनमें प्रबंधन क्षमता की कमी है कि वह जो वित्त संबंधी योजना को बनाए, साथ ही साथ उसको निष्पादित करने की इन पर क्षमता नहीं है। इसके अलावा इसमें कई रिक्तियां हैं, वर्षों से भरी नहीं गई हैं और अभी भी कई रिक्तियां इसके अंतर्गत बाकी हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके अंतर्गत। इसमें साथ ही साथ भ्रष्टाचार की व्यापकता है, भाई भतीजावाद चलता है। अधिकांश निकायों के मामले में जो कार्रवाई है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और जो अर्बन जो लोकल बॉडी है, स्थानीय निकाय हैं, अपने कर्मियों पर उन पर नियंत्रण कम है। इसके अलावा इनका जो संचालन और रखरखाव जो खर्चा है वो काफ़ी अधिक है। अगर हम कुल राजस्व व्यय की अगर बात करें तो उसमें जो संचालन और रखरखाव जो उनका खर्च था 2012-13 में 30% था, जो कि बढ़कर 2017-18 में 35% हो गया। इसके अलावा इनमें समन्वय की कमी देखने को मिलती है कि विभिन्न विभागों पर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में एक समन्वय का अभाव देखने को मिलता है।
तो ये हमने उनकी निधियों की उपलब्धता से सुनिश्चित करने में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में पॉइंट डिस्कस किए। इसके बाद अब इसमें उपाय क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये जो स्थानीय निकाय हैं उनको अधिक स्वायत्तता दे दी जाए, जो कि विकसित देशों का मॉडल पे अगर देखें तो उनको जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनको सशक्त करने के लिए उनको स्वायत्तता दी गई है। इसके अलावा इनको गवर्नेंस रिफॉर्म की ज़रूरत है, शासन में सुधार की ज़रूरत है। सरकार जैसे देश में शहरी निकायों का एक सामान्य वर्गीकरण कर सकती है, जिसके कारण क्या होगा, एक सामान्य योजना प्रक्रिया और एक हस्तांतरण प्रक्रिया लागू की जा सकती है एक सामान्य वर्गीकरण वाले शहरी निकायों में। इसके अलावा इस एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले को हम महानगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो समय पर इस पर भर्ती होनी चाहिए और समय पर इसका चुनाव होना चाहिए। अगर हम संविधान की बात करें तो इसमें जो डिले चुनाव में वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ ही इसमें जो सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें समग्र जो दृष्टिकोण है वो अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें जो विभिन्न कार्यक्रम हैं चल रहे हैं अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित या स्थानीय निकाय से संबंधित, उनके विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत किया जाए। साथ ही साथ जो नगरीय संस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए और जो विभिन्न संगठन हैं उनकी भूमिका को निर्धारित किया जाए। तो ये हमने उपाय डिस्कस कर लिए। इसके बाद इसमें निष्कर्ष दिया जा सकता है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स उपाय के रूप में इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो कर स्रोत हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है, और जब तक ये कर सुधार नहीं होते तब तक केंद्र व राज्य सरकार को अर्बन लोकल बॉडीज़ के स्थिर समर्थन की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्थानीय निकायों के कर संबंधी वित्त संबंधित से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अर्थव्यवस्था खंड से है, जीएस पेपर 3 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जो सेवा क्षेत्र में एक महान विकास हुआ है, जिसने देश में एक उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्वतंत्र दर्जा प्राप्त किया है, और ये भारत की जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये किस तरीके से भूमिका निभा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो सेवा क्षेत्र है वो अभी उसका क्या स्तर है, साथ ही साथ में जो हमारे $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है का जो लक्ष्य है उसमें वो किस तरीके से भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके परिचय से। परिचय में हम बताएंगे कि जो $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक रखा गया है, और ये जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तब प्राप्त किया जा सकता है जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए $2 ट्रिलियन अगर बढ़ा दिया जाए तब। तो इस $5 ट्रिलियन में से $2 ट्रिलियन जो आधारित होगा वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित होगा, जिसमें समान रूप से वस्तु एवं सेवा दोनों का योगदान होगा। अगर हम बात करें वाणिज्य मंत्रालय के एक अनुमान की, जिसमें उन्होंने बताया कि सेवा व्यापार जो माल व विनिर्माण से आगे निकल जाएगा या कम से कम उसके बराबर होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तभी किया जा सकता है जब सेवाओं को जो वित्तीय प्रोत्साहन और जो अन्य जो प्रोत्साहन है उसमें एक समान चश्मे से जो विनिर्माण क्षेत्र है और सेवाओं को एक चश्मे से देखा जाए। तो इन आंकड़ों के साथ हम इस क्वेश्चन की स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वाणिज्य मंत्रालय का ये अनुमान को भी इसमें परिचय में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम भारत में सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है। भारत की अगर जीडीपी में अगर हम बात करें तो 54% अभी योगदान करती है 2022 की स्थिति में, और अगर जो लक्ष्य की बात करें तो 60% लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। और ये लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सेवा निर्यात, आईटी, पर्यटन जैसे जो चैंपियन सेक्टर हैं, चैंपियन सेवा क्षेत्र हैं, उसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उत्पादकता को उसमें इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो रेल संपर्क है और जो निर्बाध कनेक्टिविटी है उसमें सुधार की आवश्यकता है। चिकित्सा यात्रा के जो वीजा को सुगम बनाया गया है, जिसके कारण बाहर के लोग यहाँ पर चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं, तो इसको सुगम बनाया गया है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ रेल संपर्क और निर्बाध कनेक्टिविटी में भी सुधार किया गया है। जो प्रवासी जो पेशेवर हैं यहाँ पर वो अस्पताल में उनको सर्जरी की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो ई कॉमर्स नीति और नियामक ढांचा इस समय स्थापित किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र में दक्षता में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ ये है जो रोजगार सृजक बनने की क्षमता रखता है, जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान करने की भी इसकी क्षमता है अगर सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी MMLP पॉलिसी है, जिसका उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में सुधार किया जाए, माल ढुलाई लागत को जो फ्रीट
जो लागत है उसको कम किया जाए। साथ ही साथ जो वाहनों का प्रदूषण होता है डिले के कारण, साथ ही साथ भीड़ बढ़ती है, उसको कम किया जाए। और जो वेयर हाउस है उसकी लागत को भी इसके अंतर्गत कम किया जाए। तो इस तरीके के प्रयास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जो रक्षा क्षेत्र में प्रमुख घटकों एवं प्रणालियों की पहचान की गई है और उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे हमारे जो रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण का आधार स्थापित किया जा सके भारत के अंतर्गत ही। इसके अलावा जो लेखा क्षेत्र एवं वित्तीय सेवा वाले क्षेत्र हैं उसमें भी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें पारदर्शी नियामक ढांचे को विकसित किया गया है। साथ ही साथ जो फिल्म उद्योग में बीमा की शुरुआत की गई है और जो फिल्म फ्रेंचाइजी का जो फायदा उठाने के लिए एक फ्रेंचाइजी व्यवसाय मॉडल को भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा जो गेमिंग उद्योग हैं उसमें मूल्य श्रृंखला को इंक्रीज किया है। साथ ही साथ जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन डिग्री है उसको भी मान्यता में वृद्धि की गई है। तो ये हमने अभी बात कर ली जो भारत में सेवा क्षेत्र से संबंधित क्या क्या स्थितियां हैं और क्या क्या उसमें इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम सेवा निर्यात की बात करें तो उसमें जो 50% आता है वो आईटी और आईटी इनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उसके द्वारा आता है। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए हमें अन्य सेवा क्षेत्रों के पोषण की भी आवश्यकता है। इसके अलावा जो बिजनेस आउटसोर्सिंग से हमें आगे बढ़कर जो आज नई तकनीकी चल रही हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग जैसी आदि अन्य तकनीकों को अपनाना चाहिए और उनको पोषित किया जाना चाहिए, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो इसमें 3 गुना आगमन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा जो हवाई अड्डे हैं, राजमार्ग हैं, जो भौतिक संपर्क को बढ़ाते हैं उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें जो ग्रीन फील्ड परियोजनाएं हैं उसको प्रोत्साहन दे सकती है और साथ ही साथ ऐसे सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए जो कि विदेशी मुद्रा को आकर्षित करते हैं, जैसे कि पर्यटन का क्षेत्र हो गया, चिकित्सा पर्यटन का क्षेत्र हो गया, विश्वविद्यालय और होटल का जो क्षेत्र है उसमें विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने की क्षमता है, तो इस सेक्टर्स को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में सर्विस सेक्टर में क्या क्या समस्याएं हैं उनको से संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए जो उत्पादन से जुड़ी हुई अभी एक प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें 14 सेक्टरों की पहचान की गई है और उनको सरकार के द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है उनका घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके की जो इनिशिएटिव हैं, प्रोत्साहन है, वह सर्विस सेक्टर में भी दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है वह विकास के हर पहल पर उस पर प्रयास की आवश्यकता है, जिससे हम प्रतिकूल स्थिति अगर वैश्विक संकट जैसी स्थिति आती है तो उसमें भी हमारे अर्थव्यवस्था के विकास का पहिया ना रुके। तो इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा जीएस पेपर 1 के भारतीय समाज से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि क्या भारत में जो विविधता एवं बहुलवाद है वैश्वीकरण के कारण संकट में है। इसमें आपको औचित्यपूर्ण उत्तर देना है। इसमें आपको बताना है कि क्या वैश्वीकरण भारत में जो विविधता है और जो बहुलवाद है उसके लिए संकट है, और संकट है या नहीं, या उसको वो पोषित करता है, तो इसके बारे में आपको विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अगर हम इसके परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इसको हम एक इसकी वैश्वीकरण की जो परिभाषा है उससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके की परिभाषाओं से क्वेश्चन स्टार्ट करना आसान हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि वैश्वीकरण से आशय सिर्फ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए सीमा खोलने से नहीं है, बल्कि जो विश्व के जो विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति और सूचनाओं का भी आदान प्रदान से है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की भूमिका बांध सकते हैं। फिर इसमें यह बताएंगे कि हम जो भारत की विविधता है और बहुलता है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेंगे कि जैसे कि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ने से हमारी जो स्वदेशी भाषाएं हैं वह संकट में है। जैसे कि हम इसमें यूनेस्को के अनुसार ये इस रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं कि हमारी जो 196 जो भारतीय भाषाएं हैं वह विलुप्ति की कगार पर हैं। और उसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अंडमान की जो ब्रू भाषा है वह उसका एग्जाम्पल इसके अंतर्गत दे सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर इटालियन, अमेरिकी एंड चाइनीज़ खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है, तो इसको इस प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पाश्चात्य वस्त्र हैं उसका प्रचलन समाज में बढ़ता जा रहा है।
पश्चिमी नृत्य जैसे कि साल्सा, हिप हॉप, जैज, पॉप की लोकप्रियता लगातार भारत जैसे देश में बढ़ रही है। जो पश्चिमी पर्व हैं जैसे कि फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, इनकी भी लोकप्रियता समाज के अंदर बढ़ रही है। और जो भारतीय पर्व हैं वह भी वैश्वीकरण के प्रभाव में उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ गए हैं, जिसमें होली, दीपावली, इन सब अवसरों पर, इन त्योहारों पर एक मेगा इवेंट के आयोजन किए जाते हैं। तो इस तरीके के हमारे भारतीय संस्कृति और जो त्योहार हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर हमारे प्रभाव ये वैश्वीकरण के हमने इसके पॉइंट्स के थ्रू देख लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें एक टर्म होती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वैश्विक उत्पाद हैं उनको अपनी परंपराओं के जो स्थानीय जो मांग है और जो स्थानीय अपेक्षा है उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन करना। ये जो टर्म है वो ग्लोबलाइजेशन जैसी है, लेकिन इसमें जो लोकल उत्पाद होते हैं, लोकल परंपराओं और मांग के अनुसार जो वैश्विक उत्पाद होते हैं उसके अनुरूप उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसमें जो ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट के थ्रू हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे कि जो वैश्वीकरण ने जो बहुलवाद और विविधता पर संकट नहीं है, बल्कि जो उनके विकास और प्रसार में सहायता की है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये पुष्टि करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें जो शाकाहारी आबादी के लिए अब बर्गर में जैसे नॉन वेज का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर इनके अनुसार, लोकल मांग के अनुसार बर्गर में आलू का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ जो चाइनीज और थाई खाने हैं वहाँ पे भारतीय मसाले प्रयोग किए जाने लगे। इसके अलावा हम दूसरे खान पान के अलावा दूसरे बात करें तो भारतीय जो लोक संगीत और जो पश्चिमी संगीत का फ्यूजन आज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वस्त्रों में अगर देखें तो कुर्ते व लुंगी के साथ जीन्स व शर्ट का प्रचलन हम देखने को मिलता है। इसमें जो विदेशों में जो भारतीय पर्व का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर भारतीय व्यंजनों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है कि भारत में योग और आयुर्वेदा है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। यूएन ने भी 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की अनुमति दी है। साथ ही साथ कोरोना काल की अगर हम बात कर लें तो इसमें हाथ मिलाने के अलावा लोगों को ग्रीट करने के लिए नमस्ते का प्रचलन लगातार बढ़ा। इन पॉइंट्स के द्वारा हम इसमें ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि केवल ये संकट ही उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि इन्होंने इसका प्रसार करने में भी सहायता की है। और इसका जो निष्कर्ष हम देंगे, इसमें जो निष्कर्ष रहेगा वो एक पॉजिटिव अप्रोच पे दिया जाएगा कि जो हमारे जो वास्तव में जो वैश्वीकरण है वह बहुलवाद और विविधता पर संकट का कारण नहीं है, बल्कि इनके विकास और प्रसार में सहयोगी है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि जो विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से इनसे परिचय हो रहा है और उनके समन्वय में जो नवीन भोज्य पदार्थ हैं, संगीत है, नृत्य हैं, उनका सृजन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने ग्लोबलाइजेशन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भारतीय समाज खंड से है, जीएस पेपर 1 से। इसमें जो भारत में जो बाल श्रम की निरंतरता के पीछे क्या कारक हैं, साथ ही साथ जो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बाल श्रम के खतरे को समाप्त करने में किस तरीके से मदद कर सकती है, इसकी आपको जांच करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें बाल श्रम के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ उसके पीछे क्या कारक है उनके बारे में लिख सकते हैं, और क्या हमें उसमें उपाय किए जाने चाहिए, या जो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा है वह बाल श्रम के खतरे को समाप्त करने में मदद कर सकती है या नहीं। तो इसकी हमें जांच करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें स्टार्ट करेंगे, वही हम परिभाषा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम परिभाषा देंगे। ये ILO से ली गई डेफिनेशन है बाल श्रम की, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। जिसमें बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को भुगतान के साथ या भुगतान के बिना रोजगार पर रखना है। ये उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके की डेफिनेशन से क्वेश्चन स्टार्ट करना आसान हो जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये ILO के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, इसमें यूज भी कर सकते हैं ILO का आप। इसके अलावा इसमें कुछ आंकड़े दे सकते हैं कि जनगणना 2011 की अगर हम बात करें तो 5 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वह उसमें से 259 मिलियन जो बच्चे हैं हमारे देश में, उसमें से 10.1 मिलियन बाल श्रम में संलग्न हैं। अगर कोविड-19 के प्रभाव की बात कर लें तो बाल श्रम से संबंधित जो बाल श्रम है लगातार बढ़ा है कोविड-19 के प्रभाव के रूप में। इसके अलावा हम इसके कुछ संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की भी बात कर सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 23 जो कि हमारे मूल अधिकार में शामिल है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 जो हमारे DPSP में शामिल है। तो उसमें जो बच्चों के विकास की बात की गई है, बच्चों के बाल शोषण से मुक्ति की बात की गई है, तो इनका जिक्र हम संवैधानिक आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक अधिनियम है बाल श्रम अधिनियम निषेध व विनियमन अधिनियम 1986, इसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। ILO की जो कन्वेंशन है 182 और 138,
जिसको अभी भारत के द्वारा रेटिफाई किया गया था। इसमें कन्वेंशन 182 के अंतर्गत जो चाइल्ड लेबर का जो सबसे वर्स्ट रूप होता है उसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो 138 है उन्हीं में मिनिमम एज कन्वेंशन की बात की गई है, तो इसको भी हम जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा नीतियां जो चल रही हैं, मनरेगा शिक्षा का जो अधिकार है 2009 उससे संबंधित, साथ ही साथ मिड डे मील जो स्कीम है उसको भी बच्चों से बाल श्रम को दूर करने के लिए जोड़ा जा सकता है। मनरेगा को इसमें इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जो उनके अभिभावक होते हैं बच्चों के, उनको अगर रोजगार मिल जाएगा, अकुशल रोजगार मिल जाएगा, तो वह बच्चों को अपने जो श्रम है उसमें नहीं लगाएंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं भारत में जो श्रम के कारक क्या हैं। सबसे पहले तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारक है, जो उनके अभिभावक होते हैं उनको बच्चों को श्रम में लगाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम भारत में गरीबी की स्थिति को देखें तो तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया था उसमें उन्होंने बताया था कि 29.5% गरीबी है भारत में, जिसमें से 10 में से 3 व्यक्ति भारत में गरीब हैं। इसके अलावा जो शैक्षिक संसाधन हैं उसकी कमी है, जिससे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती और जिसके कारण से उन्हें शिक्षा के अलावा कोई काम करना पड़ता है, बाल श्रम में लगना पड़ता है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है समाज में, परिवार में रोग या विकलांगता होना, तो वह भी बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करता है। जो कानून का जो बना हुआ है, जो कानून है बच्चों के लिए 1986 का, उसका खराब अनुपालन होना, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो कि बच्चों को काम पर रख लेते हैं तो उनको एक सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है। इसके लालच में, वे सस्ते श्रम के लालच में बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अगर हम बाल श्रम को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, वह ये बात करता है कि सभी के लिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार व अच्छे काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 टारगेट हैं, इसके साथ ही उसमें जो 169 जो टारगेट की बात की गई है, जो लक्ष्य हैं वे 17 हैं और जो टारगेट की बात की गई है वह 169 उसके अंतर्गत लक्ष्य हैं। तो अगर उसमें लक्ष्य की जो टारगेट की अगर हम बात करें तो SDG 8.1 टारगेट की अगर हम बात करें तो 2025 तक सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने का वह लक्ष्य रखता है। स्पेसिफिकली आप है ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.1 टारगेट को आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं बाल श्रम से संबंधित, तो जो कि लक्ष्य रखता है कि 2025 तक सभी तरीके के बाल श्रम को समाप्त किया जा सकेगा। अब इसके दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कारक पे चर्चा कर ली। दूसरे पार्ट में क्या सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा है, क्या वो बाल श्रम को कम कर सकती है, तो इस पर हमें बात करनी है। जो पारिवारिक जोखिम है, अगर सभी व्यक्तियों को सार्वभौमिक सुरक्षा दे दी जाएगी, उनको पेंशन दे दी जाएगी या आर्थिक रूप से उनको कोई सुरक्षा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके कारण से उनमें पारिवारिक जोखिम कम होगा, जिसके कारण से उनकी वल्नरेबिलिटी सुविधता वह कम हो जाएगी और वह मजबूर नहीं होंगे अपने बच्चों को श्रम में लगाने के लिए। इसके अलावा जो वयस्कों के लिए जो आय सुरक्षा है, उनको अगर रोजगार गारंटी दे दी जाए, उनको जो विकलांगता की स्थिति में उनको लाभ दिया जाए, जिससे वह विकलांगता की स्थिति में भी अपने बच्चों को रोजगार में लगाने के लिए मजबूर होते हैं। साथ ही साथ जो जब मातृत्व लाभ दिया जाए उन्हें, साथ ही साथ सामाजिक पेंशन उनको प्रोवाइड कराई जाए, तो इसके कारण से जो बाल श्रम की स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सकता है। ये सारे जो मुद्दे हैं मातृत्व लाभ या सामाजिक पेंशन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो, और बाल श्रम को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनमें हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए इनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम जुड़े मुद्दे की अगर बात कर लें, बाल श्रम से जुड़े हुए मुद्दे की, तो इसमें कारण और प्रभाव संबंध की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कारण एक तो वयस्कों के लिए अवसरों की कमी है, रोजगार की कमी है, साथ ही साथ उनको प्रवासन करना पड़ता है और प्रवासन करने के कारण जो शहरों में आते हैं तो उनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से उनको बच्चों को भी श्रम में लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बच्चों को अगर श्रम में लगाएंगे तो ये एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वह इकोनॉमी में उतने बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी जितना एक स्किल्ड व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा जो अनौपचारिक क्षेत्रों में जो बाल श्रम है सबसे ज़्यादा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लगभग 80% जो बच्चों को रोजगार में लगाया जाता है वह अनौपचारिक क्षेत्र से आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक समस्या ये और है कि जो प्रच्छन्न बाल श्रम के रूप में कि बच्चों को ये कहते हैं कि हम केवल घर का काम कराते हैं, तो घरेलू कामों में उनको लगा रखा है,
एक तरीके से छुपे हुए रूप में वे बाल श्रम उनसे कराते हैं। साथ ही साथ ये मुद्दा जो बाल तस्करी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसके साथ भी इसका जुड़ाव है। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड या आगे की राह की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो पंचायतों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि जो लगभग जो 80% जो बाल श्रम है वह ग्रामीण क्षेत्रों में है। कल हमने जो वृद्ध लोगों की भी बात की थी कि 71% जो वृद्ध आबादी है वह ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उन वहाँ पर पंचायतों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी तरीके से जो बाल श्रम है, 80% बाल श्रम है वह ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो पंचायतों की जिम्मेदारी बढ़ती है। इसके अलावा समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए बाल श्रम की रोकथाम के लिए, कि उनको सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड कराई जाए, उनके अभिभावकों को प्रोवाइड कराई जाए। इसके अलावा जो बाल संरक्षण है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए समेकित दृष्टिकोण के द्वारा। साथ ही साथ जो गरीबी है, जो असमानता है समाज में, उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और जो बच्चों को शिक्षा को उनकी उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को समय समय पर पंचायतों या अन्य जो सिविल सोसाइटी के द्वारा उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए, और उनको 2009 का जो एक्ट है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, उसके बारे में उनको जागरूकता प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको और उनके परिवार को। तो ये हमने इसमें 4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके अलावा इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।